नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी के अंतर्गत 5वीं इकाई में भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक के रस तत्व पर चर्चा करेंगे। भारतीय आचार्यों ने नाटक के तत्वों में वस्तु, नेता एवं रस इन तीनों की गणना की है। इस तरह नाट्यशास्त्र के अनुसार रस नाटक का विशिष्ट तत्व है। भारतीय नाट्यशास्त्र का महत्वपूर्ण विवेच्य विषय रस रहा है। एक ओर तो वह नृत्य और नृत्य से नाट्य का व्यावर्तन करता है तथा रसानुभूति कराना ही नाटक का लक्ष्य है। दूसरी ओर वह श्रव्य काव्य के प्रतिष्ठित रस सिद्धांत का आधार है। इस सिद्धांत के अधिकांश विवेचकों ने भरत मुनि प्रणीत रस सूत्र की स्वमतानुरूप व्याख्या की है। इसी कारण नाट्यशास्त्रीय ग्रंथों में रस का इतना विशद निरूपण पाया जाता है। नाटक में घनीभूत प्रभाव के अंगी रस के रूप में किसी एक रस की निबंधना पर बल दिया गया है। इस दिशा में सभी ने श्रृंगार, वीर, विभत्स, रौद्र, हास्य, अद्भुत, भयानक एवं करुण रस को मान्यता दी है। भरत मुनि तथा कुछ अन्य आचार्य नाटक में शांत रस को नहीं मानते हैं। रूपक में पुरुषार्थ साधक कायिक, वाचिक और मानसिक व्यापारों का वर्णन किया जाता है। नायक आदि का व्यापार उपयुक्त वेशभूषा, रचना, संगीत, रस, भाव और अभिनय से युक्त होने के कारण विचित्र प्रकार की विशेषता प्राप्त कर लेता है। इस विशिष्ट व्यापार को वृत्ति कहते हैं। नाट्य वृत्तियाँ 4 मानी गई हैं: भारती, सात्वती, कौशिकी एवं आरभटी। भारती का अर्थ है वाणी अर्थात कवि की वाणी। वाक्य प्रधान वृत्ति भारती है। इसमें वाचिक अभिनय की अतिशयता होती है और प्राय संस्कृत का व्यवहार इसमें किया जाता है। यह पुरुषों द्वारा प्रयुज्य है, सभी रूपकों और रसों के उपयुक्त है। नाटक के आमुख तथा प्ररोचना में इसकी योजना विशेष रूप से उपयोगी है। सात्वती, सत्व हृदय की यह वृत्ति है। आंगिक, वाचिक और सात्विक अभिनयों से सूचित मानसिक व्यापार तथा त्याग आदि सत्वोत्पन्न गुणों से युक्त व्यापार सात्वती वृत्ति कहलाती है। इसकी योजना रौद्र, वीर, शांत और अद्भुत रसों में निहित है। इसमें शौर्य, बल, त्याग, दया आदि का समावेश रहता है। कौशिकी, यह स्त्री का एक लक्षण है केशवती होना। जिस स्त्री के केश अत्यंत मनोहर होते हैं उसे कौशिका कहते हैं। कौशिकाओं की प्रधानता से विशिष्ट वृत्ति कौशिकी कहलाती है। नारी पात्रों की अधिकता, काम व्यवहार का सद्भाव, संगीत का विधान, श्रृंगारिक वेश विन्यास आदि इसकी विशेषताएं हैं। श्रृंगार प्रधान रूप को विशेषतया नाटिका में इसकी योजना की जाती है और पात्रों की सुंदर श्रृंगार सज्जा करके उन्हें कथानक के अनुरूप उपस्थित किया जाता है। चौथी है आरभटी। आर अर्थात चाबुक के समान उद्धत पुरुष को आरभट कहा गया है। जिसमें इस प्रकार के पुरुषों की प्रचुरता हो वह वृत्ति आरभटी कहलाती है। अतः इसके अंतर्गत माया, इंद्रजाल, क्रोध, मिथ्या भाषण, छल, प्रपंच, द्वंद्व, युद्ध आदि का चित्रण किया जाता है। यह वृत्ति वीर, रौद्र, भयानक वीर रसों के उपयुक्त है। नाट्यशास्त्र के ग्रंथों में वृत्तियों के अंगों का विस्तृत विवेचन किया गया है। उनका संबंध उसमें विशिष्ट जातियों से भी जोड़ा गया है। भरतों जैसे नाट्य व्यवसायियों की वृत्ति भारती, सात्वतों की वृत्ति सात्वती, कौशिकों की वृत्ति कौशिकी और आरभटों की वृत्ति आरभटी। विभिन्न पात्रों के द्वारा किए जाने वाले भाषा प्रयोग के नियम नाट्यशास्त्र में विस्तार पूर्वक दिए जाते हैं। रूपकों में संस्कृत के अतिरिक्त विभिन्न प्राकृतों का प्रयोग भी मिलता है। संस्कृत का प्रयोग राजाओं, ब्राह्मणों, सेनापतियों, मंत्रियों और सामान्यतः विद्वानों के द्वारा किया
जाना चाहिए। राज महर्षि और मंत्रियों की पुत्रियों के लिए भी संस्कृत भाषा के प्रयोग का विधान है। परिव्राजिकाएं, गणिकाएं आदि भी अवसरानुकूल संस्कृत का व्यवहार कर सकती हैं। युद्ध, संधि और शुभाशुभ के वर्णन में सामान्य नियम यह है कि वह प्राकृत का व्यवहार करें। उत्तम पात्रों के द्वारा भी कार्यवश प्राकृत का प्रयोग किया जा सकता है। विभिन्न पात्रों के संबोधन की पद्धति भी निर्धारित है। जैसे ऋषि लोग राजा को राजन कहकर संबोधित करते हैं, सेवक वर्ग उसे देव या स्वामिन कहकर, पत्नी अपने पति को आर्यपुत्र कहकर संबोधित करती है। पूर्व रंग नाटक को प्रारंभ करने से पहले नट, सूत्रधार आदि के द्वारा किया जाने वाला मांगलिक विधान है। उसका प्रयोजन अभिनय की निर्विघ्न समाप्ति के लिए देवताओं की कृपा प्राप्त करना है। सर्वप्रथम पट्टनाद के द्वारा नाट्य प्रयोग का प्रारंभ सूचित किया जाता है। तदनंतर संगीत का कार्यक्रम चलता है। फिर सूत्रधार इंद्रध्वज का उत्थापन करता है। रंगमंच की प्रदक्षिणा और लोकपाल वंदना के पश्चात ध्वज की स्तुति की जाती है। तब सूत्रधार श्लोक पाठ द्वारा किसी देवता की स्तुति करता है। इसे नांदी कहते हैं। पूर्व रंग की समाप्ति हो जाने के बाद प्ररोचना होती है, जिसमें नाटक का विषय सूचित किया जाता है। पूर्व रंग कवि रचित रूपक का अंग नहीं है, उसका अनुष्ठान नाटक के प्रयोक्ताओं द्वारा किया जाता है। नांदी और प्ररोचना का समावेश संस्कृत के रूपकों की प्रस्तावना में अवश्य पाया जाता है। पूर्व रंग के पश्चात सूत्रधार एवं उसके सहायक का संवाद चलता है, जिसमें अभिनय नाटक का परिचय देता है और नाट्य प्रारंभ की भूमिका प्रस्तुत की जाती है। इसे प्रस्तावना या आमुख कहते हैं। इसको स्थापना भी कहा गया है, क्योंकि कभी कभी सूत्रधार के बदले उसके सदृश अन्य पात्र रंगमंच पर आकर नाटक की स्थापना करता है। पूर्व रंग और प्रस्तावना के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं: मंगल विधान, अभिनय नाटक, नाटककार और प्रतिपाद्य कथा वस्तु से संबंधित सूचना, और रोचक संगीत और कथोपकथन के द्वारा दर्शकों की मानसिक भूमिका का निर्माण, जिससे वे रसानुभूति कर सकें। मंगलानुष्ठान से प्रारंभ होने वाला संस्कृत नाटक मंगल कामना व्यंजक श्लोक के साथ समाप्त भी होता है। अतः नाटक के अंत में मंगल कामना के साथ समाप्ति सूचक श्लोक को भरत वाक्य कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि भारतीय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र में नाट्य तत्वों का विस्तृत विवेचन किया है और नाटक के रंगमंचीय प्रयोग के लिए इन तत्वों के निर्वाह पर विशेष आग्रह रखा है। इनमें भी रस तत्व को विशेष महत्व देने से नाट्य शास्त्र का दृष्टिकोण पूर्णतः रसवादी माना जाता है। धन्यवाद।